A very warm welcome to all the citizens of India. आज हमें करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारी जो 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक है उसमें जितने भी रेवोल्यूशंस आपको करवाए जा रहे हैं इंक्लूडिंग फ्रेंच, उसके बाद हम सोशलिज्म का हमने कॉन्सेप्ट करेंगे हम उसमें। तो फ्रेंच है, रशिया का है, उसके बाद जर्मनी का है। इन सबको हमने पढ़ा है, इन सबको हमें पढ़ना है इस सेशन में। और वो क्यों पढ़ना है? क्योंकि इन सारी ही जो रेवोल्यूशंस हुई हैं इनसे हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट रहा है, डिफरेंट रहा है, यूनिक रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इनैक्ट किया है, या उसमें से कुछ ना कुछ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रैब किया है, फॉर विच वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर। अब जैसे जो भी क्रांति होती है, किसी भी जगह की जो रेवोल्यूशन होती है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े चेंज की शुरुआत होती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज अगर हम देखें तो जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है वहीं पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट 14 जुलाई 1789, जहाँ पर उन्होंने बताया है जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, दिस वाज रिटन ऑन द फर्स्ट पेज। जिसमें कि उन्होंने क्या बताया है हमें कि जो सिटी ऑफ पेरिस है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग स्टेट में है। क्योंकि जो किंग है लियो 16, उन्होंने अपने ट्रूप्स को ये कमांड किया है कि सिटी के अंदर वो मूव कर जाए। और एक तरीके से एक र्यूमर जो है वो स्प्रेड हो गया था इतनी तेज़ी से, दैट जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ओपन फायर करने का आदेश दे दिया गया है। अब ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये अब एक इस तरीके की स्टोरी जो है वो आपको बताई जा रही है, जिसमें कि सबसे पहले जब पर्दा खुल रहा है तो आप देखते हैं कि भाई वहाँ पर कोई एक सिटी है, वहाँ पर एक राजा की बात चल रही है और कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई उस राजा ने बोल दिया है कि लोगों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दो। तो अब क्या होगा, अगर कोई एक पीसफुल प्रोसेशन भी होगा और वहाँ हमें ये पता चलेगा कि हमारे ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? हम वहाँ पे भगदड़ मचा देंगे। और ऐसा ही वहाँ पे हुआ था। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि कुछ जो मेन और वुमेन थे फ्रांस के, वो सारे के सारे टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने लोगों का एक मिलिटा, मतलब कि एक पूरा का पूरा एक ग्रुप जो है, बहुत बड़ी सी मिलिट्री की तरह उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा कर रखा था। क्यों इकट्ठा किया था? तो यहाँ पर ये लोग जो बैस्टाइल अब ये जब ये स्प्रेड होता है ना, तो लोगों के अंदर आक्रोश पहले से वो तो पैलेस के बाहर खड़े थे, वो वहाँ पर खड़े थे क्योंकि वो राजा से बात करना चाहते थे लियो 16 से। बट यहाँ पर ये र्यूमर स्प्रेड होने के बाद लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया और इन्होंने क्या किया, जो वहाँ का फोर्टिस प्रिजन था, फोर्टिस प्रिजन मतलब कि जो वहाँ का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रिजन था, जो कि बैस्टाइल फोर्ट बोलते हैं जिसे, फ्रांस में बोलते थे। तो वो बैस्टल फोर्ट जो था वो किंग की डिस्पोटिक पावर को शो करता था। डिस्पोटिक मतलब निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो बैस्टल फोर्ट है इसको वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, स्टॉर्म कर दिया, मतलब कि उसको उड़ा दिया। वहाँ पे अंदर घुस गए वो लोग, जो कमांडर था उसको मार दिया और जो भी 7 प्रिजनर्स उस टाइम पर उस जेल के अंदर थे उन सबको रिलीज़ कर दिया लोगों ने। अब ये चीज़ जो है, ये इस तरीके से जो है ओपनिंग है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी की। अब इससे पहले क्या चीज़ें हुई, अब ये तो है कि रेवोल्यूशन की शुरुआत, या हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट जिसकी वजह से बोला जाता है कि फ्रांस में एक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो ये हो क्यों रहा था? तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्रांस में चल क्या रहा था। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी के टाइम पर इस तरीके की कुछ डिवीज़न थी। उसके अंदर 3 स्टेट्स बने हुए थे, जिसमें कि हमारे पास क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे और थर्ड स्टेट थे। क्लर्जी में हमारे सारे आ जाते हैं जो प्रीस्ट हैं, जो चर्चेस में हैं वो आ जाते हैं। नोबिलिटी में आ जाते हैं हमारे सारे के सारे जो नोबल्स हैं, जो कहते हैं ना बाय बर्थ ही जो अमीर है। और फिर आ जाती है हमारी थर्ड स्टेट, जो होती है स्मॉल पीजेंट्स की, लेबर की, सर्वेंट्स की, मिडिल क्लास, या आप कह सकते हैं बिजनेस। ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें थी। अब इस टाइम पर चल क्या रहा है, लियो 16 जो है वो राजा बन जाते हैं 1774 में, जो कि बोरबन फैमिली या उस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। और जब ये राजा बने थे तो उस टाइम पर इन्होंने देखा कि जो वहाँ का ट्रेजरी था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, और उसके पहले इन्होंने कुछ वॉर्स जो लड़ी थी उसके कारण भी काफ़ी सारा जो पैसा जो था, जो फाइनेंस था इस कंट्री का, वो ख़त्म हो गया था।
अब ल्यूस 16 की एक मजबूरी आ गई थी। अब वो क्या मजबूरी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो देश में पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत है और देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो ल्यूस 16 ने क्या डिसाइड किया, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उससे बात करके इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें भाई टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। इनकी इनकम का सोर्स क्या है, टैक्सेस। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब इस कंट्री के अंदर 3 तरीके के ई स्टेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको परेशानी होती है वो है हमारा थर्ड ई स्टेट, जो अब कह सकते हैं कि गरीब है। और तो अमीर क्या करता है, गरीबों को ही हमेशा बेचारों को कुचलता रहता है। वही चीज़ लियो 16 यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि भाई एक मीटिंग रखी जाएगी और उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि किसको वो बढ़े हुए टैक्सेस भरने हैं। अब यहाँ पर जो मीटिंग है स्टेट जनरल की, वो स्टार्ट हो गई है 5 मई 1789 में। जो मीटिंग लियो 16 ने बुलाई है। अब इसमें अथॉरिटी किसके पास है, तो अथॉरिटी है टोटल यहाँ पर 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फर्स्ट ई स्टेट के, और 300 है सेकेंड ई स्टेट के, और 600 रिप्रेजेंटेटिव है थर्ड ई स्टेट के। अब मिलाकर आधे आधे वहाँ बनते हैं और 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड ई स्टेट के हैं। लेकिन अब यहाँ पर रूल इसने ये बना दिया, भाई 1 ई स्टेट ओनली 1 वोट। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये डिसीजन होने वाला था कि भाई जो बढ़े हुए टैक्सेस है, जो ये एक्स्ट्रा बर्डन आया है, ये कौन शेयर करेगा, कौन इसका बोझ उठाएगा। तो वहाँ पर लियो 16 ये कह रहा है कि भाई ये फर्स्ट ई स्टेट के पास एक वोट है, सेकेंड ई स्टेट के पास एक वोट है, थर्ड ई स्टेट के पास एक वोट है। अब भाई चाहे ये तो सीधी सीधी बात है कि जब एक एक ही वोट है अगर हमारे पास, चाहे हमारी मेजॉरिटी कितनी भी हो, तो जाहिर सी बात है कि जो सारा का सारा बर्डन है वो थर्ड ई स्टेट पे आने वाला है, क्योंकि ये और ये तो मिलकर इसी की बैंड बजाएंगे थर्ड ई स्टेट की। तो ऐसा ही हुआ, इसके ऊपर ही सारा बर्डन डाल दिया गया। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, जो थर्ड ई स्टेट है वो इस मीटिंग से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे, और इन लोगों ने क्या किया, ये लोग इंडोर जो टेनिस कोर्ट था वहाँ चले गए। वहाँ पर जाकर इन्होंने एक ओथ लिया कि भाई हमें हर एक बंदे को एक वोट मिलना चाहिए, और भाई हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। लेकिन राजा ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो जो थर्ड ई स्टेट थे वो वॉक ऑफ कर गए उस असेंबली से, और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि भाई अब तो हम नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली मतलब कि अब पूरे देश की तरफ से हमारी अपनी एक असेंबली है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने फिर पूरे 1789 में ये कहानी चल रही थी, और 1791 तक जाकर इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम कर लिया, मतलब संविधान बना लिया। अब क्या है उस संविधान में, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि भाई अब उसने तो इन सब लोगों ने मिलकर तो बना लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, फ्रांस जो है वो बन गया यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसका सारा कुछ जो है इन्होंने ड्राफ्ट कर रखा है। इन 1791 में ये ड्राफ्ट हो गया। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन किस तरीके के हैं, तो बिल्कुल हमारे देश की तरह लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। सारी कहानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने देश की तरह बात हो रही है कि भाई एक डेमोक्रेसी मिल गई इनको, लेकिन ऐसा नहीं था। ये उनकी भूल थी। अभी भी सारी जो पावर्स हैं वो नेशनल असेंबली के पास है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। और इसके साथ ही एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स इन लोगों ने लिखवा लिया। सारी बातें यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ कहानी क्या चल रही है, वीटो पावर। अब क्या है ये वीटो पावर, वीटो पावर में चल रहा है आपका कि भाई सारी बातें ठीक है। इसका एक डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है लेफ़्ट साइड पे, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि सबके पास अपनी अपनी पावर है, जुडिशरी के पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है, और लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है। बट एट लास्ट जो डिसीजन मेकर रहेगा वो राजा रहेगा, और सारे लोगों को वोट करने की अथॉरिटी भी नहीं थी। जो पैसिव सिटीज़न हैं, जो कम अर्निंग करते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, उनके पास कोई राइट्स नहीं है। तो अब ये चीज़ चल रही है फ्रांस में। तो भाई इससे तो कहाँ बात बननी थी। अब यहाँ पर आ गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न। क्या है डिक्लेरेशन, कि भाई जो मैन है वो बॉर्न है फ्री बॉर्न है, और उसके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। सबके पास लिबर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी जो ऑपरेशन होता है, किसी को दबाने की जो कोशिश की जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके अलावा जो सोर्स है आपके सॉवरेनिटी का, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो आपके देश के अंदर होती है, किसी ग्रुप में नहीं होती। और जो कॉमन टैक्स है
उसको एसेस करना चाहिए सारे सिटीजन्स पे बिल्कुल बराबरी से, और किसी भी बंदे को या किसी भी पर्सन को बिना किसी लॉ के उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ एक लॉ बनाना चाहिए जिसके बेस पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर सिंबल्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, विच काउंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि ब्रोकन चेन है। अब अगर कोई चेन टूटी हुई हमें दिखा रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये फ्रीडम की शुरुआत है। अगर बंडल ऑफ रॉड्स दिखाया जा रहा है, मतलब कि अगर बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या दिखा रहा है, वो यूनिटी शो कर रहा है। उसके बाद आई है जिसके ऊपर एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है जो रेडिएट कर रही है लाइट को। इसका मतलब है कि आंखों के अंदर क्या भरी हुई है, नॉलेज की रोशनी भरी हुई है। स्केप्टर जो है उसका मतलब है रॉयल पावर। एक स्नेक जो है वो अपनी पूंछ को काट रहा है, जो एटर्निटी, मतलब कि किसी तरीके से ये शो कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ एंडलेस चलने वाली है और ये लड़ाई लंबी जाने वाली है। उसके बाद रेड कैप है जो कि स्लेव्स तब पहनते हैं जब वो फ्री हो जाते हैं, तो रेड कैप दिखाया गया उन्होंने। उसके बाद ब्लू और वाइट एंड रेड कलर का उन्होंने नेशनल कलर जो है फ्रांस का, वो यहाँ पर शो किया है कि भाई ये हमारे देश का झंडा है या ये हमारा देश बनेगा। और इस तरीके से इन्होंने जो लॉ लॉ टैबलेट बनाया है, जिसका मतलब ये है कि भाई जो लॉ है वो सबके लिए बिल्कुल ही सेम रहेगा। ये सिंबल्स हैं जो कि इन सारे लोगों ने क्रिएट किया था जस्ट टू शो द फीचर्स ऑफ देयर रेवोल्यूशन। अब इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस जो है उसने मोनार्की को ख़त्म कर दिया और वो एक रिपब्लिक बन गया। अब रिपब्लिक बनने के बाद क्या हुआ, ऑल्दो लियो 16 ने एक कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया, लेकिन वो इसके साथ ही ना किंग ऑफ प्रूशिया जो था उसके साथ मिली भगत करके ये एक सीक्रेट नेगोशिएशन इसने कर लिया कि भाई तू मेरा साथ दे और मैं तेरा साथ दूंगा, अगर मेरे देश में कुछ होगा तो भाई प्रूशिया भी इस चीज़ से बच नहीं पाएगा। ऐसा वो उसको बोलकर उसको अपने साथ शामिल कर लिया। नेशनल असेंबली जो है उसने वोट किया अप्रैल 1792 में, ताकि वो डिक्लेयर कर सके एक वॉर अगेंस्ट प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। इससे पहले ये लोग इनका नुकसान करते यहाँ के लोगों पे, हमारी जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल देखने को मिल रहा है हमें, जो कि जैकोबिन्स क्लब है हमारे। 1792 में जाकर जो जैकोबिन्स हैं उन लोगों ने प्लान किया, कुछ स्ट्राइक किए उन लोगों ने पेरिशियंस पे, मतलब पेरिस में जाकर वहाँ अटैक किए। अगस्त 10 को इन लोगों ने वहाँ का जो पैलेस था उसको उन लोगों ने स्टॉर्म कर दिया, मतलब उड़ा दिया, और साथ में जो राजा था उसको हॉस्टेज कर लिया। इसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो आगे चलते रहे 1792 में, और मोनार्की एबॉलिश होकर यहाँ पर लियो 16 को इन लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया 1793 में। इसके बाद आप समझ लीजिए जो मोनार्की का सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो समय शुरू हो रहा था वो उससे भी ज़्यादा भयानक और डरावना था। वो था रियन ऑफ टेरर, जिसे हम कहते हैं आतंक का समय। तो ये क्या है हमारा, ये डेट्स हमें याद, ये टाइमिंग हमें याद रखनी है 1793 से लेकर 1794 तक। ये है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो कि जैकोबिन्स क्लब के लीडर थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है उनका जो कंट्रोल करने का तरीका था बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंट्रोल और पनिशमेंट के थ्रू ही वो अपनी देश को चलाना चाहते थे या इस एरिया को चलाना चाहते थे। जो भी इनकी बात ना माने, जो इनकी चीज़ें ना समझे, उसको ये गिलोटीन कर देते थे। गिलोटीन मतलब एक मशीन थी जो डॉक्टर गिलोटीन ने बनाई थी। तो इस मशीन का काम क्या था, ये किसी पर्सन को उसके अंदर ये इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्ट किया हुआ था और यहाँ पर उसका सर डालकर उसको बिहेड कर देते थे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कहते हैं ना कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है उन्होंने पहले तो काफ़ी लोगों को गिलोटिन किया और एट लास्ट इनके लोगों ने इन्हीं को गिलोटिन कर दिया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जो लोगों को पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ, अब भाई ये भी टपक लिए दुनिया से। अभी इनके निकलने के बाद क्या है, तो जो डायरेक्टरी है उसने फ्रांस को रूल किया। मतलब कुछ लोग जो हैं वो मिलकर उन्होंने बोला चलो भाई ठीक है, हम अब देश में और तो कोई है नहीं, तो अब हम चलाएंगे। ये 5 मेंबर्स का ग्रुप था, कुछ मेंबर्स ने मिलकर इसको बनाया और इसको अपनी तरीके से चलाने लगे। लेकिन भाई वो कहाँ बात बननी थी इनकी वजह से। अब जो डायरेक्टरी है वो भी कुछ टाइम के बाद इनके बीच में क्लैशेस होने लगे। आपको पता ही है, घर के अंदर ही अगर 10 लोग हों तो उन 10 लोगों की आपस में बनती नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी, इनकी बन नहीं रही थी आपस में। और इस कारण से जो नेपोलियन है उसका राइज हो गया, नेपोलियन बोनापार्टे, हु इज़ गोइंग टू लीड फ्रांस राइट नाउ।
इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, जिसमें कि हमें करना है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो क्या औरतों की रेवोल्यूशन चल रही थी यहाँ पे? तो भाई औरतों की क्या ही रेवोल्यूशन चलेगी, आज के टाइम में भी वुमेन आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर इक्वालिटी एंड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। तो उस टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं 1789 की, तो आप समझ सकते हैं कि आज से कितने साल पुरानी बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं था उनके पास एजुकेशन का, कोई जॉब की ट्रेनिंग नहीं थी। जो कुछ वुमेन जो थी यहाँ पर, उन्होंने कुछ क्लब्स अपने फॉर्म कर रखे थे, और जो राइट्स थे वो उनकी डिमांड्स यही थी कि भाई हमें कुछ राइट दिए जाएं। लेकिन जो रियन ऑफ टेरर का टाइम था, उस टाइम पर इन सारे क्लब्स को बंद कर दिया गया था, और जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस किया इनके लिए कुछ लॉज जो इनको इम्प्रूवमेंट दे सके। एट लास्ट 1946, आप समझिए कि 1946 मतलब हमारे देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले वुमेन जो फ्रांस में थी उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। दुनिया बेकार हंसती है इंडिया पे कि भाई इंडिया में ऐसा होता है वैसा होता है। आप देखिए कि 1946 में जाकर फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कोई किसी भी देश में ना जो भी डेवलपमेंट होती है बहुत धीरे धीरे होती है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी में हमारा क्या था कि जो कॉलोनीज़ है, आपको पता ही है कि जो भी देश होते हैं जिन पे भी अच्छे मिनरल्स हैं या अच्छी कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि यूज़ किया जा सकता है और उससे वहाँ पर आप अच्छा इनकम कर सकते हो, तो वहाँ दूसरे देश के जो लोग हैं वो उसको कॉलोनी सेट करते हैं, वहाँ पर अपनी घेराबंदी करते हैं ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके वहाँ पे। इस तरीके से शुगर है, कॉफ़ी है, इंडिगो है, टोबैको प्लांटेशंस है, इन सब चीज़ों की खेती करने के लिए कैरेबियन का जो इलाका था, मतलब एक तरीके से हम कहें कि अफ्रीका का जो इलाका था, उसको काफ़ी ज़्यादा स्लेवरी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि Feb 4 1794 में जो एक कॉन्वेंशन बनाया गया, उसने इस चीज़ को एबॉलिश कर दिया। नेपोलियन जो है उसने इसको दोबारा से रिवोक किया था 1803 में। उसने जो कंडीशन थी स्लेव्स की उसकी तरफ अटेंशन ड्रॉ किया। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अक्टूबर 1790, ताकि वो कमर्शियल जो इंटरप्रेटेंश जो ये है हमारे प्लांटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देख सके। और इस तरीके से यहाँ पर आपका क्लब जो है वो फॉर्म हुआ था 1789 में, और स्लेवरी फाइनली एबॉलिश हो गया था 1848 में जाकर। फ्रांस की तरफ से अगर हम बात कर रहे हैं तो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है वो इस टाइम पर आकर हुआ है। आपकी बुक में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं जिसके बेस पर आपका हिस्ट्री का मैप बनता है। इसमें स्लेवरी के बेस पे बनता है, और इसके अलावा बैस्टल फोर्ट पे जो अटैक किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से वो चीज़ें स्प्रेड हो रही थी, वो रिवॉल्ट स्प्रेड हो रहा था, उसके जो पर्टिकुलर एरियाज़ है वो हमें याद करने पड़ेंगे इसमें। फिर है हमारे पास जो नेपोलियन बोनापार्टे हैं, उनके बारे में क्या है, जो राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन की 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे जो थे, इन्होंने खुद को एम्परर घोषित किया था फ्रांस का। और इन्होंने अपनी जो भी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ पे उनको कॉन्कर करना स्टार्ट किया। और ही इज़ नोन एज द मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए थे जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थे, जिसमें कि प्रोटेक्शन आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। इसके अलावा जो वेगिंग सिस्टम है उसमें इन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया था, जो हम बोलते हैं ना जॉल्वेरियन, जो एक प्रॉपर एक कस्टम यूनियन इन्होंने बनाया था। अब इनका रोल क्या रहा है, तो भाई इनको इन्वेड करने का बड़ा शौक है, ये इन्वेडिंग फोर्स थे। और इसके अलावा इनिशियली जो है वो एक लिबरेटर की तरह इस कंट्री में एंटर हुए थे कि भाई जो काफ़ी ज़्यादा हमें फ्रीडम दिलाएगा। और धीरे धीरे करके इन्होंने फ्रांस को अपने अकॉर्डिंग ही मोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ में हमें ये करना था कि जो ओल्ड रजाइम होता है, ओल्ड रजाइम मतलब पुराना टाइम क्या था, ओनली दोज थिंग्स कुड बी पब्लिश्ड विच वॉज अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ किंग। कि मतलब भाई अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में सिर्फ वही चीज़ें छप सकती थी जो राजा चाहता था कि छपे। और 1789 के बाद तो सेंसरशिप को ख़त्म ही कर दिया गया बिल्कुल ही। फिर कॉजेज़ है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ में आपका है कि पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था फ्रांस का, उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस का लोड पड़ने के कारण जो है इन्वॉल्व हो गए लोग इस चीज़ में। उसके बाद डिस्पोटिज़म है कि डिस्पोटिक पावर जो थे राजा के, और जो मोनार्क का जो टायरनी था, मतलब वो जिस तरीके से जो ल्यूइस 16 है वो इन सब के ऊपर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे थे और अपने तरीके से इसको हैंडल कर रहे थे। इस कारण से
फ्रांस में लोगों के मन के अंदर कहीं ना कहीं क्रांति की भावना जगी थी। इसके अलावा लियो 16 किसी भी लोगों के वेलफेयर में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो काफ़ी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थे, करप्ट तरीके के थे। और जो इनकी रानी थी मैरी एंटोनिएट काफ़ी ज़्यादा खर्चालू नेचर की थी। और हमेशा ही इनके जो भी फाइनेंसेस थे, एक तो देश की हालत ठीक नहीं है, ऊपर से जो इनका पैलेस है उसकी मेंटेनेंस में बहुत पैसा बर्बाद होता था। तो यहाँ पे यही माना जाता है कि जो लियो 16 थे ये बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थे। ये तो हो गए पॉलिटिकल कॉजेज़ हमारे। सेकंड आता है हमारा सोशल कॉज। सोशल कॉज में था कि बहुत ही अनफेयर डिवीज़न था सोसाइटी का। यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड ईस्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके की ज़िंदगी जी रहे थे, और जो मिडिल क्लास थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, मिडिल क्लास एंड इंक्लूडिंग द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक अनरेस्ट में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर है कि क्रॉप फेलियर, उसके बाद टेले एंड टिथे, दीज वर द टैक्सेस विच वाज पेड बाय द थर्ड ईस्टेट टू ईदर क्लर्जी और टू द नोबिलिटी। और ये दोनों के दोनों अब तो खैर ये बैन हो गए थे कुछ टाइम के बाद। और फिर सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट हिट था थर्ड ईस्टेट का, वो था इनका जब जब इनकी सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई थी कि भाई अनाज है ही नहीं खाने को। और 1689 से लेकर 1783 के बीच में फ्रांस ने काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी थी। इन सारी चीज़ों की वजह से जो फ्रांस की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन तीनों तरीके से हमारा यहाँ पर कंपाइल हो गया है। इसमें जो एक टॉपिक बीच में स्किप हो गया था दैट वाज योर ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो हमें करना था। इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आई हैव गिवन द नेम ऑफ द फिलोसफर्स। 3 फिलोसफर्स हैं यहाँ पे हमारे, उनका कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमें करना ये है कि जो हमारी ग्रोइंग मिडिल क्लास है इसके अंदर एक तरीके से ये प्रिविलेज को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब क्रांति होती है ना, तो जो राइटर्स होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है जॉन लॉके, उसके बाद रोशियो, फिर मोंटेस्क्यू। तो जॉन लॉके ने जो किताब लिखी है, जो भी ये इनके आइडियल्स हैं, वो है टू ट्रीटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कि वो मोनार्क की जो पावर है उसको रेफ्यूट करते हैं कि भाई राजा की पावर सबसे ज़्यादा नहीं होती। और जो रोशियो है, ये बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट मान रहे हैं ये। और मॉन्टेस्क्यू है स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें कि वो डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसमें मिडिल क्लास का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। दिस इज़ इट अबाउट द टॉपिक। ये हमारा फर्स्ट वो था जहाँ से आपकी, अगर आप बुक को प्रॉपरली रीड करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए इतने नोट्स काफ़ी हैं। इनमें से लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ओवरऑल कवर कर लिया है, जिसमें कि कॉजेज़ आएगा, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का क्या है, नेपोलियन की राइज़ किस तरीके से हुई है। ऑल दीज आर कवर्ड इन दिस। थैंक यू फॉर योर टाइम। और जो ये PDF फाइल है हमारे नोट्स की, दैट विल बी अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।